थोड़ा बाकी लिस्ट, टपल और डिक्शनरी से अलग है, क्योंकि सेट का यूज किया जाता है सेट बनाने के लिए। सेट का मतलब ये है छोटे छोटे सेट या बड़े बड़े सेट जो भी बनाना है वो हम बना सकते हैं। सेट को मैथ में देखा होगा, इसके थ्रू हम यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। वही सारा काम हम पाइथन में मेथड की मदद से करते हैं। तो सेट में अगर हम एक मेथड बनाए कोई भी, या एक न्यू सेट ले लेते हैं और न्यू सेट के अंदर हम कुछ वैल्यूज फिलअप कर देते हैं। सेट का जो केस यूज किया जाता है, सेट सिंपली रिफाइन के लिए होता है। जैसे 2 3 4 सेट है, उसके अंदर यूनिक वैल्यूज निकालनी है, या जो सेम वैल्यू मिल रही है वो निकालनी है, या एक सेट के अंदर जो वैल्यू मिल रही है वो दूसरे से डिफरेंट हो, केवल वही वाला फेच करना है। तो इस तरीके के जो यूज केस होते हैं उसके लिए हम सेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम इसको ए सेट ले लेते हैं और एक लेते हैं बी सेट। सो यहाँ पर भी हम कुछ नंबरिंग कर देते हैं। तो सेट के लिए तुमने शायद ये भी पढ़ा होगा ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट, कि दो गोले बनाए जाते हैं और ए बी लिख दिया गया और उसके अंदर हम ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन या फुल ज्वाइन। तो वैसा ही केस हम यहाँ पर सेट के साथ करते हैं। सेट के अंदर जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है बाकियों से, वो ये है कि सेट एक लौता एक ऐसा है कि जिसके अंदर अनइंडेक्स फॉर्म में वैल्यूज पड़ी होती है। मतलब कि इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कभी कोई वैल्यू किसी इंडेक्स पोजीशन पे भी दिख जाएगी, कभी कोई किसी पे दिख जाएगी। तो इसको अगर हम प्रिंट करके देखें कि जैसे ए वैल्यू हुई और इसको हम प्रिंट करके देखें, तो हमको आउटपुट में जो 3 4 5 6 का एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आउटपुट में ऐसा हमको नहीं मिलने वाला है। तो एक चीज जो टपल में देखा था और लिस्ट में देखा था, कि लिस्ट के अंदर हम एडिशन, मॉडिफिकेशन करते हैं, अपडेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारे मेथड मिलते थे। टपल के अंदर हम मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते थे, इसलिए टपल के अंदर हमें उस तरीके के कोई भी मेथड नहीं मिलते थे। वैसे ही सेट के अंदर एक चीज क्लियर है कि सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, यानी कि कोई फिक्स इंडेक्स होता ही नहीं है। इसलिए इसके अंदर हम इंडेक्स फेच नहीं कर सकते। जैसे कि अभी सबसे पहली चीज, कि जो आउटपुट हमें दिख रहा है, अगर उसको हम अपना जो हमने सेट बनाया था उससे देखें, तो यहाँ पर वैल्यूज की पोजीशन कुछ और है और आउटपुट में जो हमें मिला है उनमें वैल्यूज की पोजीशन कुछ और है। दैट मीन्स कि ये ऑटो सफल कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि ये अनइंडेक्स फॉर्म में होता है, मतलब कि अगर हम इसमें जीरो पोजीशन की वैल्यू फेच करना चाहें, तो क्या ये वैल्यू हमको मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिपेबल। हम यहाँ से किसी भी पोजीशन की वैल्यू गेट नहीं कर सकते हैं। अब अगर ये काम हम नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इसमें से हम इंडेक्स फेच नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स कि इंडेक्स से रिलेटेड जितना काम था वो सब खत्म हो गया। स्लाइसिंग जो हम करते थे, रेंज देते थे, वो पूरा का पूरा काम यहाँ सेट में से खत्म हो गया तुरंत के तुरंत। वो काम यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं? सेट है तो सेट के अंदर हमको वैल्यू पता है, तो हम वैल्यू के ऊपर कोई भी काम करना हो वो कर सकते हैं। इंडेक्स से रिलेटेड काम नहीं कर पाएंगे, या पूरे के पूरे सेट को क्लियर करना हो हम वो काम कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पर सेट को कुछ, तो सेट के अंदर हमको अगर जैसे ए सेट है और इस सेट के अंदर अगर हमें कुछ एडिशन करना हो, वो हम जरूर कर सकते हैं। तो मान लो कि हमको ऐड करना है, इसके लिए हमें ऐड मेथड मिलता है। वैल्यू अगर हमें ऐड ही करनी है तो हम उसको बहुत आराम से कर सकते हैं। करना क्या होगा? ए डॉट ऐड, और ऐड के साथ में ए के अंदर अगर हमें कोई और वैल्यू ऐड करनी है तो हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट प्रिंट के अंदर ले लें, प्रिंट, और यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया कि हम ये ऐड करने वाले हैं। हमने ऐड किया और इसका हम अगर अभी आउटपुट देखें, तो ये जो 8787 है, ओके ओके ओके, गलती क्या हुई? इसको हमें यहाँ पे
ऐड करना पड़ेगा और जब हम यहाँ पर आउटपुट शो करेंगे तो वो ए का करेंगे, क्योंकि जो सेट की सारी वैल्यू है वो पड़ी हुई है ए के अंदर। तो हमको क्या मिल गया, एक एडिशन मिल गया। इसी तरीके से अगर हमें इसके अंदर ऐड करना हो तो हम ऐड कर सकते हैं। एक साथ अगर मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी हो तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपडेट मेथड मिलता है। अपडेट मेथड क्या करेगा, एक साथ बहुत सारी वैल्यूज ऐड कर सकता है। लेकिन जब हमें एक साथ बहुत सारी वैल्यू ऐड करनी हो तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। लिस्ट की मदद कैसे लेनी पड़ेगी, अब जैसे अपडेट मेथड है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि ठीक है अपडेट है, हमने क्लिक किया और क्लिक करने के साथ में यहाँ पे सजेशन दे रहा है। ठीक है, सजेशन दे रहा है मतलब कि हम यहाँ पर कुछ नंबरिंग ऐड कर देते हैं। और अगर इसको हमने ऐड किया तो हम यहाँ पर आउटपुट चेक करते हैं ए का कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। तो अभी हम अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। सो एक्चुअल में होता क्या है, जब हम सेट के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज को एक साथ ऐड करना चाहें तो उस केस में लिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि लिस्ट की फैसिलिटी है अपेंड की, एक एक करके। सो अपडेट के लिए हमने क्या देखा कि अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर तो हमको एरर मिल जा रहा है। और एरर क्या मिल रहा है, इटरेबल का। इटरेबल जो होता है ये कॉन्सेप्ट हम आगे चल के लूप में देखेंगे। इसको कहा जाता है इटरेशन, कि एक से ज़्यादा सेम टाइप के काम को हम लूप के अंदर रख के घुमाते हैं। और ऐसा ही कुछ काम लिस्ट में अपेंड करता है। लिस्ट के अंदर अपेंड मेथड वन बाय वन एक एक वैल्यू को उठा के लिस्ट के पीछे से जोड़ता चला जाता है। तो वही यहाँ पर सेट के लिए यूज हो रहा है कि जब भी कभी हमें एक से ज़्यादा वैल्यू सेट के अंदर ऐड करना है तो उसको हमें लिस्ट के अंदर ऐड करना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, अपडेट मेथड एक्चुअल में बैकएंड में लिस्ट के अपेंड मेथड को यूज करके वन बाय वन हर एक वैल्यू को सेट में पीछे से ऐड करता चला जाएगा। तो अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये तीनों वैल्यू हमें लास्ट से ऐड ऑन होकर मिल गई। लेकिन ध्यान दोगे क्या कि सीक्वेंस इनका कोई भी सही नहीं है, क्योंकि हमने जो वैल्यूज दी थी उसके सीक्वेंस में ये क्या कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। प्लस एक चीज और नोटिस करोगे कि जब हमने अपडेट किया तो अपडेट में जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको इसने ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया। 3434 दो बार था, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक बार काउंट हुआ। तो ये फैसिलिटी किसकी होती है, अपडेट की, कि अपडेट जो है वो यूनिक के कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है आगे। तो ये तो हुआ कि ठीक है हमको एक से ज़्यादा अगर वैल्यूज़ को एक साथ सेट के अंदर ऐड करना है तो हम अपडेट की मदद लेंगे। उसी तरीके से एक एलियन मेथड लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम पहले से यूज करते हुए आए हैं। ये मेथड सेपरेट है, इसका सेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सेट के अंदर वैल्यूज़ तो पड़ी हुई हैं। तो उन वैल्यूज़ को हम ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में सेट के अंदर कितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। उसके लिए हम एलियन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए बस क्या करना है, हमें एलियन मेथड को कॉल करना है और इसके अंदर जिस किसी का भी हमें लेंथ फाइंड आउट करना है उसको पास कर दो। तो ये हमें क्या दे देगा, उसका लेंथ काउंट आउट करके दे देगा। इसके अलावा अभी हमने बात की कि सेट इंडेक्स को फॉलो नहीं करता, लेकिन मतलब कि हम इंडेक्स से रिलेटेड काम तो नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट के अंदर हमको एक रिमूव मेथड मिलता था। और रिमूव मेथड क्या करता था, वो मेथड वैल्यू के बिहाफ पे रिमूव करता था। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास इंडेक्स नहीं है लेकिन हमको वैल्यूज पता है कि सेट के अंदर वैल्यूज क्या क्या पड़ी हुई है, तो हम वैल्यू जरूर रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि ए डॉट अगर हम रिमूव को कॉल करें और इसके अंदर हम किसी एक वैल्यू को रख दें, जैसे अभी रिसेंटली हमने एक नई वैल्यू ऐड की थी 37737, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। और हमने इसको रिमूव करके अगर चेक किया, एक प्रिंट जो है फाइनल वाला मैं नीचे बना लेता हूँ ताकि बार बार हमको आउटपुट देखने के लिए प्रिंट ना करना पड़े। फाइनल ए, सो ये क्या करेगा, वैल्यू को रिमूव कर देगा।
ओके, मेथड में स्पेलिंग गलत हुई, एक बार हम फिर से प्रिंट करते हैं। तो नोटिस करोगे जो 37737 था वो हमारे सेट से खत्म हो चुका। तो जो भी हम लिस्ट में मेथड यूज करते थे और वो मेथड इंडेक्स को छोड़ के बाकी किसी और चीज़ के लिए यूज होता था, वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कुछ मेथड, सारे नहीं। जैसे एक रिमूव मेथड हमने यूज करके वैल्यू को रिमूव कर दिया, क्योंकि इस केस में केवल हमें पता होना चाहिए था कि वैल्यू क्या हमको रिमूव करनी है, हमने रिमूव कर दिया। लेकिन सेट में हमें एक और एक्स्ट्रा मेथड मिलता है। रिमूव की प्रॉब्लम क्या है कि रिमूव तो हमने एक बार किया, लेकिन इसी रिमूव को अगर हम 2 बार कर दें तो पहली बार में तो वैल्यू रिमूव हो चुकी, दोबारा उसी वैल्यू को अगर हम रिमूव करने जाएंगे तो हमको एरर मिलेगा। मिल गया एरर कि ये जो 37737 है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर हमको इससे बचना हो तो इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा मेथड मिलता है सेट के अंदर, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रिमूव भी करेंगे और रिमूव करने के साथ में वो हमको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। इसको अगर हम अभी के लिए कमेंट कर दे रिमूव को, और यहाँ पर मैंने वैल्यू दी डिस्कार्ड के अंदर, तो एक बार अगर हम इसको देते हैं तो ये क्या करेगा, 37737 को तो रिमूव कर दिया। या फिर इसको अगर अच्छे से समझना है तो एक बार हम इसको कमेंट करके पहले हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं। इस सेट के अंदर हमको ये वैल्यू मिल रही है, इसको अनकमेंट करने से ये वैल्यू एक बार हो गई। एक बार हम फिर से इसको अगर चला दें तो हम इसको फिर से अगर रन करें तो इस केस में हम देखेंगे कि हमको वो वैल्यू 3773 तो नहीं मिली, प्लस इसके साथ में कोई एरर भी नहीं मिला। डिस्कार्ड क्यों मिला हमको सेट में, क्योंकि सेट के अंदर 2-4 वैल्यू तो हो नहीं सकती, हो सकता है 1000-2000 वैल्यू हो सेट के अंदर। अगर हम बहुत बड़े सेट पे वर्क कर रहे हैं तो उस केस में ये जरूरी थोड़ा ना है कि हमको वैल्यू पता है कि हमने कौन सी रिमूव की या कौन सी नहीं रिमूव की। तो ऐसे केसेस में हम नहीं चाहते हैं कि हमको एरर मिले और हमारा काम वहाँ पे स्टक हो जाए, रुक जाए। उसके लिए यहाँ पर हमको मिलता है डिस्कार्ड मेथड, जो कि अगर हमने भूलवश दोबारा से उसी सेम वैल्यू को रिमूव कर दिया है तो उसकी वजह से हमारा कोड नहीं रुकेगा और ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से जो काम हमने अभी डिस्कार्ड से किया, ऐसा ही काम हम पॉप की मदद से भी कर सकते हैं। याद रखना, लिस्ट के अंदर पॉप जब हम यूज करते थे तो वहां पर अगर हम बाय डिफॉल्ट केस में पॉप यूज करते तो वो क्या करता था, लास्ट से लिस्ट की एक वैल्यू को रिमूव कर देता था। वैसे ही अगर हम सेट के अंदर हैं तो सेट के अंदर भी वही होगा कि ये लास्ट से एक वैल्यू को रिमूव कर देगा। तो अभी अगर लास्ट में हम देख रहे हैं 8787 पड़ा हुआ है हमारे सेट के अंदर, और अब अगर हम इसको एक बार रन करें और देखें कि इसने लास्ट से क्या वैल्यू रिमूव की, तो गौर करोगे 8787 को इसने रिमूव नहीं किया। इसने रिमूव किसको कर दिया, जो 97 पड़ा हुआ था उसको, दैट मीन्स की स्टार्टिंग की वैल्यू को। तो सेट के अंदर पॉप को यूज बहुत कम किया जाता है। रीजन क्या है, समझ में आया होगा कि हमको खुद को ये नहीं पता चल पाएगा कि एक्चुअल में पॉप का यूज करके सेट के अंदर से कौन सी वैल्यू गायब हो गई। क्योंकि लिस्ट के केस में हमको पता है कि अगर हम बाय डिफॉल्ट के केस में बिना इंडेक्स पोजीशन दिए पॉप यूज कर रहे हैं तो वो लिस्ट की लास्ट पोजीशन को रिमूव कर देगा। लेकिन सेट के केस में कोई इंडेक्सिंग है ही नहीं, सफल करता रहता है। तो हम अगर पॉप कर रहे हैं तो हमको खुद को नहीं पता होगा कि ये एक्चुअल में रिमूव किसको करने वाला है। इसलिए सेट के अंदर ये मेथड होता जरूर है, लेकिन हम इसको यूज बहुत कम करते हैं। किसी एक्सेप्शनल केस में यूज करें, अदरवाइज इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये किस वैल्यू को रिमूव कर देगा हमको नहीं पता है। अब अगर हमने डिस्कार्ड देखा, रिमूव देखा, पॉप देखा, तो लिस्ट के अंदर एक मेथड और मिलता है क्लियर का, जो क्या करता है, पूरे के पूरे लिस्ट को क्लियर कर देता था। तो वही सेम टू सेम काम वो यहाँ पर किसके लिए कर देगा, सेट के लिए कर देगा, क्योंकि क्लियर का लेना देना इंडेक्स से तो है नहीं। ये सिंपली क्या करता है, पूरे के पूरे चाहे सेट हो या चाहे टपल हो या चाहे लिस्ट हो, अंदर की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको साफ कर देगा, खत्म कर देगा और हमको एम्प्टी सेट लाकर दे देगा। तो अगर हम ए डॉट क्लियर का यूज करें
तो ये हमको एम्प्टी सेट लाकर दे देगा, हमारा सेट एम्प्टी हो चुका। तुम गौर करोगे यहाँ पर कि जब इसने क्लियर किया तो उसके बाद में इसने हमको सेट मेथड ला कर दिया है, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि कर्ली ब्रेसेस अगर केवल ब्लैंक में लगा हुआ है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक डिक्शनरी होता है, सेट नहीं होता। इसलिए जब हमने अपने सेट को क्लियर किया तो उसने जो रिजल्ट हमको दिया उसमें उसने हमको सेट मेथड ला कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हम क्लियर कर सकते हैं तो वैसे ही डेल कीवर्ड का यूज करके हम पूरी की पूरी लिस्ट को पूरे के पूरे सेट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो डेल हर एक चीज़ के साथ यूज हो रहा है तो यहाँ पर भी वो सेम टू सेम यूज होगा। ये सारे जो हमने मेथड देखे इसमें ज़्यादातर मेथड ऐसे थे जो कि हम लिस्ट के साथ यूज करते हुए आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेट के स्पेशल केसेस की, तो सेट का सबसे पहला केस क्या है? यूनियन करना, मतलब कि दो सेट। तो पहला सेट जो हमारा था वो तो हमने ख़त्म कर दिया, एक पूरी तरीके से साफ हो चुका है। तो हम पहले एक नया सेट बनाएं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम फिर से प्रिंट करा लेते हैं सबसे पहले बी को न्यू लाइन देकर, क्योंकि बी सेट हमारा अभी बना पड़ा हुआ है, वो क्लियर हमने नहीं किया है। इसके साथ में एक सेट हम और बना लेते हैं सी, और सी के अंदर भी हम कुछ वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो ये हमने क्या किया, कुछ रैंडम नंबर्स अपने दूसरे सेट के अंदर दे दिए। इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमको पता चलता रहेगा कि एक्चुअल में बी और सी के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज के साथ क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। तो अब हम सेट के मेथड का यूज करने वाले हैं, मतलब कि सेट का मेथड यूज करना है तो किसी न किसी वेरिएबल के साथ ही यूज करेंगे। तो हम v को अपना मेन वेरिएबल सेट मान लेते हैं और इसके साथ में हम क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। इसका यूनियन करने का मतलब क्या हुआ कि दो सेट को आपस में जॉइंट कर देना। जॉइंट करने के साथ में उसके अंदर जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू है उनको हटा देना, मतलब कि यूनिक वैल्यू का एक सेट बनाना। तो हम एक यूनिक वैल्यू का सेट बना रहे हैं और उस सेट में हम कर क्या रहे हैं कि B और C का यूनियन कर रहे हैं, और इसको हम यूनिक करके एक वेरिएबल के अंदर लाकर स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको हम अगर प्रिंट करके चेक करें कि हमको यूनिक के अंदर क्या मिला, तो हम रिजल्ट में देखेंगे कि नीचे हमको दो सेट मिल रहा है, B और C। B और C में जितनी वैल्यूज यूनिक थी उन सबको एक यूनिक सेट में लाकर स्टोर कर दिया। ध्यान देना 4, 5 जो है ये B और C दोनों में था, लेकिन यहाँ पर 4 और 5 केवल वन टाइम आया है, मतलब कि हमने इसके थ्रू यूनियन के थ्रू यूनिक वैल्यू फाइंड आउट कर दी। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि दो सेट B और C है, इसमें से केवल और केवल जो दोनों के बीच में कॉमन वैल्यूज हैं केवल वो चाहिए है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरसेक्शन। तो मतलब कि B डॉट इंटरसेक्शन हमने किया और इंटरसेक्शन का यूज करके C हमने दे दिया। तो ये क्या करेगा, हमको कॉमन वैल्यू ला के दिया, तो हमने उसको कॉमन वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और इसको अगर हम प्रिंट करें, अब ये इंटरसेक्शन यूनियन इसी नाम से हम मैथ में भी कर रहे थे, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कॉमन किया और हम चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में हमें कॉमन में क्या लाकर दे रहा है। तो हम नोटिस करेंगे कि B और C में केवल 4 और 5 जो था वही कॉमन था, तो हमको वो कॉमन में मिल गया आकर। इसके अलावा अभी हमने क्या किया है, इसका यूज किया और हमने ये चेक कर लिया। इसके अलावा अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो दो के बीच में अंतर, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है, डिफरेंस का एक मेथड मिलता है। तो मान लो हमने B डॉट डिफरेंस का यूज किया, ये क्या करेगा, हमें डिफरेंस ला कर देगा कि दो के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसको हमने डिफ वेरिएबल के अंदर रखा और हम चेक कर लेते हैं कि हमको डिफरेंस क्या मिला।
डिफ एंड डिफ ने जो रिजल्ट दिया। सेट के जो मेथड है वो मेथड दो से ज़्यादा सेट्स के अंदर इसी तरीके के डिफरेंशिएशंस, कॉमन या इंटरसेक्शन इन्हीं के लिए यूज किया जाता है और वही हम यहाँ पर करके चेक कर रहे हैं। हालांकि सेट का जो है बहुत ज़्यादा वर्क अभी हमको हाल फिलहाल में नहीं होने वाला है, हम सेट का उतना ज़्यादा यूज अभी करेंगे नहीं। तो डिफरेंशिएशन में हमको क्या मिल गया 32, 3 एंड 6। ध्यान देना ये मिला क्या हमको कि B में वो सारी की सारी वैल्यू जो कि C से मैच नहीं करती थी वो हमको यहाँ पर डिफरेंस में मिल गई, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन निकाला कि B का डिफरेंशिएशन C के साथ क्या है। ऐसे ही हम C का भी निकाल सकते हैं कि C के अंदर वो वैल्यू है जो कि B के अंदर एग्जिस्ट नहीं है, उनका एक सेट हमको मिल जाए। इसके अलावा कुछ और मेथड्स इसके अंदर हमको मिलते हैं, जैसे कि डिफरेंस अपडेट या डिस्कार्ड कर देना, कोई वैल्यू है उसको डिस्कार्ड कर देना। तो अगर हम डिफरेंस अपडेट की बात करें तो डिफरेंस अपडेट क्या करेगा, ये सीधे सीधे रिमूव कर देगा जो भी कोई भी वैल्यू हमको, मतलब कि एक ऐसा केस जिसमें कि हमको दो सेट यूज करना है लेकिन दोनों में से केवल और केवल जो पहली वाली वैल्यू है उसी के वैल्यूज हमको चाहिए है डिफरेंस निकालने के बाद में। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंपली डिफरेंस अपडेट का। तो मान लो इस केस में हम डिफरेंस अपडेट का यूज कर रहे हैं और ध्यान देना डिफरेंस अपडेट के केस में हमको क्या मिल रहा था, ये वाला केस अभी तुमने देखा था। अपडेट हमने किया, स्टार के साथ में अदर्स है, मतलब कि यहाँ पर वैल्यूज जो चाहेंगी वो हम यहाँ पर स्पेशली डिफाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर C दे देता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर डिफ अपडेट नाम का एक वेरिएबल बना के इसके अंदर मैं अगर स्टोर करूँ और इसको अभी तुम अगर इसका आउटपुट चेक करो कि ये आउटपुट हमको चेक करना है, तो अभी के केस में अगर हम इसको रन करेंगे तो रन करने के साथ में हमको क्या मिला, नन, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन इस तरीके से वर्क नहीं करने वाला है। हम यहाँ पर क्या देंगे, कुछ वैल्यूज देंगे, जैसे मान लो 3 और 4 हमने दिया। इस वैल्यू को देने के बाद में अगर हम इसको रन करें तो अभी भी क्या मिला, हमें नन मिला। क्यों? क्योंकि हमने जो वैल्यूज अभी भी दी है वो मैच नहीं कर रही है। तो जब भी कभी एक सेट का दूसरे सेट में डिफरेंस हमको एकदम अलग मिल रहा है तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा नन मिलेगा। और ये क्या करेगा, उन सारे के सारों को रिमूव कर देगा और हमको सिंपली नन दे देगा। या फिर अभी के केस में जैसे कि हमारे पास केवल और केवल B और C दो सेट है, तो हम अगर C कर रहे हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो दोनों सेट है, दोनों सेट के अंदर जब हमने डिफरेंस निकाला था तो 32, 3 और 6 ये हमको डिफरेंस मिल रहे थे। लेकिन हमने जब इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रन किया तो हमको वो वैल्यूज नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जब हम डिफरेंस अपडेट यूज करते हैं तो इस केस में हम डिफरेंस किसी एक सेट के साथ चेक कर रहे हैं, जैसे हम B के साथ चेक कर रहे हैं डिफरेंस, और चेक किसके साथ कर रहे हैं, C के साथ। तो इस केस में अब अगर हम यहाँ पर B को यूज करें, मीन्स कि डिफरेंस निकालने के बाद में अगर हम अब B को यहाँ पर चेक करें तो हमको क्या मिल जाएगा, डिफरेंस वैल्यू मिल जाएगी। और ये वैल्यूज मिली क्या कि हमने क्या किया, डायरेक्ट B सेट को ही मॉडिफाई कर दिया। अभी हम क्या कर रहे थे, जब हम केवल और केवल डिफरेंस निकाल रहे थे तो उस डिफरेंस में क्या हो रहा था कि हम वैल्यू को निकाल के लाकर एक दूसरे वेरिएबल के अंदर रख रहे थे। लेकिन अब क्या है, डिफरेंस अपडेट से क्या होगा कि जो हमारा बना बनाया सेट है उसी सेट के अंदर हम
सीधे मॉडिफाई कर देंगे और उसी को अपडेट कर देंगे डिफरेंस अपडेट से। तो कुछ मेथड जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ मेथड्स को हमें कंपलसरी होता है कि उसे किसी वेरिएबल के अंदर असाइन स्टोर करके इसके बाद में हम उसका आउटपुट देखें। और कुछ मेथड होते हैं, अगर हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके चेक करेंगे आउटपुट, तो वो नहीं वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट उस वेरिएबल के साथ अपडेशन कर रहा है। जैसे इस केस में अगर हम डिफरेंस अपडेट यूज कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट बी के साथ अपडेट कर रहा है। इसलिए जब हमने एक नया वेरिएबल बना के स्टोर किया, तो हमें बार बार वैल्यू क्या दे रहा है? नन 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 देता चला जा रहा है। इसी तरीके से जैसे ये वाला केस है डिफरेंस अपडेट का, इसी तरीके से हमको यहाँ पर इंटरसेक्शन का अपडेट भी मिलता है। तो इंटरसेक्शन अभी हमने देखा था कि दो सेट के अंदर अगर यूनिक वैल्यू है वो हमको निकालना है। इस केस में क्या करना है कि जो दोनों सेट के अंदर से बी सेट में जो यूनिक वैल्यू है उसको वो अपडेट करके बी में ही अपडेट कर देगा। मतलब कि अभी अगर हम सी को यहाँ पर यूज करके और फिर से प्रिंट करें और इंटर अपडेट करें, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी? क्या मिल गया? सेट ब्लैंक मिल गया। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले हमने अपने बी को अपडेट कर दिया था डिफरेंस से। तो हुआ क्या? दोनों के अंदर कोई कॉमन वैल्यू मिल ही नहीं रही है। तो इसका रिजल्ट अगर हमें देखना है, तो इस चीज को हमें उठा के जो हमने डिफरेंशिएट निकाला था उससे जस्ट पहले रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा? जो कॉमन वैल्यू है उसका आउटपुट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। मिल गया। इंटर अपडेट 4 और 5 जो था वो बी और सी दोनों में एग्जिस्ट करता था और यही कॉमन वैल्यू थी, तो ये इसमें हमको मिल गई। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई कि बी में केवल और केवल 4 5 बचा। अब अगर हम डिफरेंस निकालने जाएंगे तो डिफरेंस के लिए कुछ बचा ही नहीं बी और सी में जो अंतर हो, इसलिए यहाँ पर हमें एक ब्लैंक सेट मिल गया। इसी तरीके से कुछ हमको मेथड्स मिलते हैं इज यूज करके। और यूज ऑपरेटर अगर पढ़ा होगा, हमने ऑपरेटर टाइम में पढ़ा था कि इज ऑपरेटर जब यूज किया जाता है तो उससे हम ट्रू या फॉल्स चेक करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम ट्रू और फॉल्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि बी डॉट करके अगर हम इज का यूज करें और हमको ये चेक करना है कि सबसे पहले हम ये चेक करना चाहते हैं डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट के केस में क्या है कि हमको रिटर्न ट्रू मिलेगा अगर दो सेट हैं और दोनों के अंदर इंटरसेक्शन वैल्यूज ब्लैंक मिल रही है, तो हमको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों सेट के अंदर अगर हमको कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है तभी हमें ट्रू मिलने वाला है। अगर दोनों सेट के अंदर कोई वैल्यू कॉमन मिल रही है तो हमको ट्रू नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे केस में हमने क्या किया है, जस्ट इसके पहले डिफरेंस अपडेट कर दिया है, मतलब कि बी के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, बी इस समय ब्लैंक है। तो ये केस हम किसके साथ कर सकते हैं? सी के साथ। कि सी को हमने चेक किया किसके साथ? बी के साथ। और अगर दोनों के अंदर इंटरसेक्शन में नल मिलता है तो हमको इसका आंसर क्या मिल जाएगा? हम अगर प्रिंट करेंगे और इज डिसजॉइंट की वैल्यू और सी को अगर हम इस समय प्रिंट कराएं और चेक करें कि हमको आउटपुट क्या मिल रहा है। सो ओके ओके ओके, देखो यहाँ पर मैंने गलती क्या की? गलती मैंने ये की कि ये क्या कर रहा है, सिंपली सी की वैल्यू देगा। इज डिसजॉइंट केवल और केवल ट्रू और फॉल्स के लिए होता है, तो मैं अपने रिदम में उसको क्या किया, एक नई वेरिएबल में स्टोर करके इसके बाद में आउटपुट देखने चला गया। लेकिन ये क्या है, ये डायरेक्ट यूज होना है। या तो मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँ तब आउटपुट देखूँ, अदरवाइज डायरेक्ट के केस में मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं केवल ट्रू या फॉल्स चेक कर रहा हूँ कि क्या दो सेट बी और सी इनके अंदर इंटरसेक्शन यानी कि कोई कॉमन वैल्यू तो नहीं मिल रही है।
अगर कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही है तो मुझे ट्रू मिलेगा, अगर दोनों के अंदर कोई कॉमन वैल्यू मिल रही है तो फॉल्स मिलेगा। तो ये कंडीशन चेक करने के लिए हमने किसका यूज किया, इज डिसजॉइंट, मतलब कि क्या बी और सी दोनों डिसजॉइंट यानी कि दोनों से अलग अलग हैं, दोनों के अंदर कोई भी चीज कॉमन तो नहीं है। हम केवल और केवल ये चेक कर रहे हैं इज डिसजॉइंट से। इसी तरीके से हमको एक मेथड और मिलता है सबसेट का, और सबसेट क्या करता है कि सबसेट ये चेक करेगा कि जो दूसरा वाला सेट है, जैसे सी हमारा इस समय मेन सेट है और बी जो है वो हमारा अनदर सेट है जो कि अभी ब्लैंक पड़ा हुआ है। हम बस ये चेक करेंगे कि क्या बी जो है वो सी का सबसेट है, मतलब कि सी की वैल्यूज बी के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो ये अगर हम चेक करें अभी के केस में तो हमको पता है कि हमारा बी जो है वो इस समय ब्लैंक पड़ा हुआ है। ब्लैंक पड़ा हुआ है मतलब कि सी का सबसेट तो है ही नहीं बी, और अगर बी सबसेट है नहीं तो हमको यहाँ पर फॉल्स मिला, क्योंकि सी जो है हमने इसका सबसेट अभी तक बनाया ही नहीं है। दोनों के दोनों हमारे सेट हैं, बी और सी दोनों के दोनों मेन सेट है। तो हम यही चेक कर रहे हैं कि क्या सी जो है वो बी का सबसेट है कि नहीं है। तो एक्चुअल में सबसेट नहीं है। इसी तरीके से एक और मेथड हमको मिलता है सी इज, और इसके साथ में सुपर सेट। एक हो गया कि सबसेट, मतलब कि ये किस सी जो है ये बी का डिपेंडेंट सेट है, या फिर सी जो है उस पे ये बी डिपेंडेंट है। सुपर सेट का मतलब तो यही हुआ कि सबसेट का मतलब हुआ कि वो एक सेट पे डिपेंडेंट है, सुपर सेट का मतलब हुआ कि उस पे कोई और डिपेंडेंट है। तो अगर हम इस समय केवल और केवल यूज केस चेक कर रहे हैं ट्रू फॉल्स में, कि जब हम सेट बनाते हैं तो सेट बनाने के बाद में हम कई सारे सबसेट बनाते हैं, कई सारे सुपर सेट होते हैं। तो उसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या, जैसे यहाँ पर हमने केवल अभी दो ही सेट ले रखा है बी और सी, मान लो कि बहुत सारे सेट होंगे ए बी सी डी ई एफ। अब उसमें हमको ये नहीं पता कि कौन सा सब सेट है कौन सा सुपर सेट है। तो ऐसे में ये चेक करने के लिए ये हमें कुछ मेथड्स मिलते हैं जिनका यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये सबसेट सुपर सेट है कि नहीं, और इस केस में हमेशा हमें ट्रू या फॉल्स ही मिलता है। तो सी जो है वो मैंने सबसेट ही यहाँ पर यूज कर दिया। ओके, सुपर सेट है। हमको क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। ट्रू क्यों मिला, क्योंकि सी जो है इज, ओके एक लाइन नीचे, ठीक है, सी जो है इज सुपर सेट, ठीक है, किसका, बी का। तो इस केस में ये क्या कह रहा है कि सी जो है वो एक्चुअल में बी का सुपर सेट है। क्यों, क्योंकि इस समय बी के अंदर कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो एक ब्लैंक है, इसलिए ये इसको ट्रू दे रहा है। अगर यहीं पर हम इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इस सेट के अंदर कुछ वैल्यूज को इंसर्ट कर दें, और अब हम इसको एक बार फिर से चेक करें, क्या मिल गया हमको रिजल्ट, फॉल्स। क्यों, क्योंकि बी के अंदर जो भी वैल्यू है वो एक्चुअल में सी से मैच नहीं करती है, केवल दो वैल्यू 3 और 4 को छोड़ के और मैच नहीं करती है। और सबसेट होने का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, जो सबसेट के अंदर वैल्यू होगी वो सुपर सेट के अंदर तो एग्जिस्ट करती ही करती होगी, तो यहाँ पर वो नहीं कर रही है। अब इस केस को अगर हम और सही से करना चाहें तो मान लो हमने सी यूज किया और सी के अंदर इस वैल्यू को भी हमने लाकर ऐड कर दिया, इसके साथ में कुछ और वैल्यूज हमने यहाँ पर ऐड की, और अब हम अगर इसको फिर से चेक करें हमको क्या मिला, ट्रू मिल गया। क्यों, क्योंकि बी के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी सी के अंदर हैं, इसलिए बी को एक सबसेट माना जा सकता है। ठीक है, तो बी जो है
वो क्या है, सबसेट है किसका, सी का। और हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि सी जो है क्या वो सुपरसेट है बी का, तो बिल्कुल सी जो है वो सुपरसेट है बी का। तो ये तो कुछ कुछ यूज केस हैं जो हम ट्रू फॉल्स के लिए यूज करते हैं। तो ये सेट का काम था। सेट को आ, हम इतना ही देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आगे चल के हम अभी सेट का यूज नहीं करने वाले हैं। जो ज़्यादा यूज होता है वो लिस्ट और डिक्शनरी का ही होगा और हम उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। टपल का जो केस है वो क्या होगा कि जब भी कभी हमको रिस्पांस लेना होगा किसी से, तो उस केस में जैसे पाइथन है कुछ फिल्टर करके और कोई रिजल्ट लाकर हमको दे रहा है, तो ज़्यादातर यूज केस ये हो सकता है कि वो हमको जो भी रिजल्ट दे वो टपल के केस में दे। तो सेट का जो केस है वो बहुत ज़्यादा हमको मिलने वाला नहीं है। इसके जो मेथड्स हैं खासकर यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है और इसी को बस देख लो। इसके अलावा जो हम इच सबसेट, सुपरसेट या डिसजॉइंट यूज करके चेक कर रहे हैं, वो केवल हम यही चेक करते हैं कि कौन सा किसका सबसेट है या सुपरसेट है। तो अभी के लिए इतना ही। इसका जो क्वेश्चन प्रोग्रामिंग सेट है मैं उसको बना के अलग से तुम लोग को दूंगा। अभी मैं यहाँ पर प्रोग्राम केस नहीं बना रहा हूँ, इसी फाइल के अंदर मैं अलग से ऐड करूँगा प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स ऐड करने के बाद में मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूँगा।